नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और लगातार विस्तारपूर्वक खबरों पर अब नजर डालेंगे। रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर में 14 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 53 हो चुकी है। सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है और स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। दरअसल धमतरी में सबसे ज्यादा 19 मरीजों का इलाज चल रहा है। बिलासपुर में 18, दुर्ग में 16, राजनांदगांव में 13 संक्रमित हैं। बाकी आधा दर्जन जिलों में 1 या 2 पॉजिटिव मरीज हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते चिंता का विषय तो ये है ही, साथ ही जो एक्टिव मरीजों की जो संख्या, एक्टिव जो केसेस हैं वो 53 हो चुके हैं कोविड-19 से ग्रसित। हालांकि क्या इनके वेरिएंट का पता लगाया जाएगा, आगे कैसे स्वास्थ्य महकमा इस पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रहा है, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ममता, कोविड-19 लगातार और परेशान कर रहा है। 53 केसेस हो चुके हैं, 53 केसेस हो चुके हैं। कैसे इनके वेरिएंट का पता लगाया जाएगा, क्या ट्रीटमेंट की प्रक्रिया होगी? देखिए, वेरिएंट का पता लगाने के लिए तो यही है कि लगातार जो है उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद में जांच के बाद जो है वो लैब में भेजा जा रहा है। तो अभी अगर हम बात करें तो सभी जो मरीज हैं उनकी स्थिति सामान्य है। तो ये माना जा रहा है कि नॉर्मल जो है मतलब जो वेरिएंट है वो बहुत खतरनाक नहीं है और जो पुराना ही जो वेरिएंट है वही है। एक जो कॉमन सिम्टम है वो ये है कि 2 चीजें, एक वायरल भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है और उसके भी जो सिम्टम है वही है, सर्दी, खांसी, बुखार और इस तरीके से। और अगर हम बात करें तो कोविड यही वजह है कि थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो रहा है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सभी जो है वो अपना जांच करवाएं, क्योंकि कोविड के ऊपर लेकर प्रिकॉशन जो है वो दूसरी तरीके के होते हैं और आइसोलेटेड करना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी पड़ती है कि पेशेंट जो है वो किसी के कांटेक्ट में ना आए और प्रॉपर जो आइसोलेशन पीरियड है उसका पालन करें। तो अभी अगर हम बात करें तो वाकई जिस तरह से कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और चूंकि गर्मी का समय है, लोग यहाँ से वहाँ भी जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। तो यही कोशिश की जा रही है कि लोगों की जांच की जाए और उसके बाद उनको आइसोलेट कर दिया जाए और उसके बाद ये पता किया जाए, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में जो स्थिति बनी हुई, कहीं वो स्थिति छत्तीसगढ़ में तो नहीं हो रही है, उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ममता, और ये एक परेशानी का सबब भी है, चूंकि जो प्रोटोकॉल है वो पहले से ही लोगों को मालूम है, इसलिए भी इस विषय को ज्यादा गंभीरता से या ज्यादा परेशानी, इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा। तरीके वही हैं पुराने, जिसमें प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको लेकर कोई अभी नियम कोई लागू किया गया जिसमें मास्क की अनिवार्यता या कोई अन्य ऐसा विषय सामने आया क्या? देखिए, गाइडलाइंस तो वही है, पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है और वैसे भी देश भर में जब मामले बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर जो स्टेट वाइज भी एक तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो जारी होता ही है, लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने भी इसको एहतियातन गाइडलाइंस जारी करके रखी हुई है और कोरोना को लेकर अलर्ट अभी भी जारी है, अलर्ट हटा नहीं है, क्योंकि कोविड के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ ही रहते, तो वो एक अलर्ट जारी है। लोगों से कहा गया है कि जो सामान्य प्रिकॉशन का एटलीस्ट तो का पालन करें। अगर आप भीड़ में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं और दूरी जो है वो बनाकर रखें, सैनिटाइजेशन करें। ये तमाम प्रिकॉशंस पहले से भी कहे गए हैं, लेकिन एक बीच में एक पीरियड ऐसा आया था जब कोरोना के मरीज बिल्कुल नील थे और बिल्कुल भी मरीज सामने नहीं आ रहे थे, तो ऐसे में लोगों की एक आदत भी छूट गई है। बिल्कुल ममता, ये स्थिति है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी अनिवार्यता वाला कोई नियम लागू नहीं किया गया है, ये आपने बताया, और अभी ये एक प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दुर्ग निगम इलाके में आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 12 वार्ड्स में पानी की सप्लाई नहीं होगी। बाजार क्षेत्र में पाइपलाइन की टेस्टिंग होगी और पाइपलाइन का वॉल्व बदला जाएगा। कुछ इलाकों में गंदा पानी सप्लाई होने की आशंका है। पूरे शहर में अप्रैल महीने तक ऐसे ही हालात रहने की जानकारी मिल रही है। दरअसल 12 वार्ड्स में पानी की सप्लाई न होना बड़ा ये क्षेत्र रहेगा, जिसके रहवासियों को, वहां के नागरिकों को परेशानी हो सकती है। पानी की सप्लाई ठीक तरीके से ना होने की वजह से कई तरह की परेशानियां उन्हें हो सकती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के लोगों को पानी की व्यवस्था अतिरिक्त करके रखनी होगी। मिथिलेश के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है मौजूद, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं। मिथिलेश, 12 वार्ड्स के लोगों को पानी की सप्लाई से अभी कुछ दिन दो चार होना पड़ सकता है, कितना समय तक परेशानी झेलनी होगी? आज की बात है या आगे भी इस तरह की परेशानी रहेगी?
देखिए आशीष, बताना चाहूंगा कि संपूर्ण दुर्ग जिले में अमृत मिशन के तहत में कार्य हुए हैं। अमृत मिशन के तहत में अलग अलग क्षेत्रों में टंकियों का निर्माण किया गया है और उसके माध्यम से अब जो है वो पानी की सप्लाई होंगी। चूंकि शहर में जो पहले ओवरहेड टैंक बने हुए थे वो काफी जर्जर हो चुके थे, जिनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है और उसके बाद में नई टंकियों का निर्माण किया गया है। अब पहले इंटरकनेक्शन का कार्य हुआ है, उसके बाद में अब जो है वो टेस्टिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र दुर्ग निगम क्षेत्र में है जहां पर आने वाले समय में इसी तरह की दिक्कत होगी। यदि मैं आज की बात करूं तो आज जो है बाजार क्षेत्र में जो है वहां पर पानी की टेस्टिंग की जाएगी, वहां पर पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की जाएगी। तो हो सकता है कि गंदा पानी आएगा और आज शाम को जो है वो पानी नहीं आएगा, क्योंकि आज सुबह पानी की सप्लाई की गई, उसके बाद में शट डाउन किया गया, उसके बाद में वॉल्व बदला जाएगा और आज शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी। जो प्रभावित वाले क्षेत्र है उनको पहले से ही नगर निगम ने बता दिया है कि वहां पर वे पानी की व्यवस्था करके रख लें और यदि आवश्यक होगा तो टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। तो ऐसा आज नहीं है, आने वाले समय में जो है अप्रैल माह में पूरी जो अलग अलग क्षेत्र में बनाई गई है करीब 11 पानी की टंकियां, वहां पर इसी तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि जो निगम प्रशासन दावा करता है वो दावे में कितनी हकीकत छुपी होती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लोगों को पानी की आवश्यकता बेहद होती है। ऐसे में यदि पानी की सप्लाई नहीं होती तो निश्चित रूप से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि प्रभावित वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर नगर निगम किस तरह की व्यवस्था करता है और किस तरह से उनको राहत देने का कार्य करता है। निश्चित रूप से एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी जिससे कि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए मिथिलेश। बढ़ते आगे और रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के ग्राम भानपुर में सोमवार की सुबह हल्केवीर केवट का 10 वर्षीय बच्चा केवट गांव के बाहर बोरवेल में गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने रस्सी डालकर बच्चे को ऊपर खींच लिया। बच्चा पूरी तरह से ठीक है। जानकारी के मुताबिक हल्केवीर केवट ग्राम भानपुर अपने गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत पर गेहूं की फसल में हार्वेस्टर चलवा रहे थे और उनका 10 साल का बच्चा केवट वहां पर खेल रहा था और खुले बोरवेल में वो गिर गया। बताया जा रहा है कि उस वक्त करीब 100 फीट ये बोर गहरा था और बच्चा करीब 25 फीट नीचे जाकर फंस गया था और ऐसे ग्रामीणों ने सरपंच लाखन सिंह पप्पू केवट पहुंचे और तत्परता के साथ सूझबूझ से बच्चे को बाहर निकाल लिया। और कवर्धा के भोरम देव अभयारण्य के जंगल में आग लगातार जारी है। अब ये आग कब बुझेगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जंगल में आग बुझाने का काम वन अमला बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर रहा है। इमारती लकड़ियों और वन औषधियों को नुकसान इस आग से हो रहा है। जलकर राख हो रही है बहुमूल्य संपदा और इस वन संपदा के जलने का जिम्मेदार वन अमला है, क्योंकि अब तक इस आग को बुझा देना चाहिए था, जबकि वन अमला इस आग पर काबू नहीं पा सका है। जंगल में आग बुझाने के लिए वन अमला जो प्रयास कर रहा है वो अभी तक नाकाफी साबित हुए हैं। बहुत सारे वनौषधियां और इमारती लकड़ियों का नुकसान हो रहा है और इससे भी ज्यादा नुकसान है कि प्राकृतिक संपदा है, जिससे बहुत गंभीर परिस्थिति यहां पर बनी हुई है। आग लगातार आगे आगे बढ़ रही है और बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की ओर दिखाई दे रही है। दरअसल ये अभयारण्य है, संरक्षित भूमि है, उसके बावजूद यहाँ पर ये हाल है और वन औषधियों को हो रहे नुकसान को लेकर वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई जिम्मेदारीपूर्ण जवाब भी नहीं मिला है। आग बुझाने के लिए वन अमला जो प्रयास कर रहा है वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। इमारती लकड़ियों और वन औषधियों का नुकसान हो रहा है इस आग की वजह से। आग लगने के बाद प्रयास जो कुछ किए गए उससे आग बुझ नहीं पाई है अभी तक और इस आग को बुझाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। ये वन अमला अभी तक इस पर पूरी जिम्मेदारी से कुछ नहीं कह रहा है। गर्मी की शुरुआत में ही जिस तरह से आगजनी की घटना सामने आ रही है भोरम देव अभयारण्य क्षेत्र में, आप देख सकते हैं कि जंगल में जो आग लगी हुई है। अभी यह मुख्य मार्ग के किनारे है और इस आग को बुझाने के लिए किसी तरह से कोई पहल जो है वन विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है और यह मुख्य मार्ग के किनारे इस तरह से आगजनी का मामला सामने आया। इस तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लगातार जो है जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, पर उसे बुझाने की दिशा में किसी तरह से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं कि नीचे टीम की मौके पर मौजूद है जहाँ पर ये आगजनी की जो सामने आई है और वन क्षेत्र में जो एक आग काफ़ी तेजी से फैला कर अगर बुझाया नहीं गया तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। छत्तीसगढ़। और श्योपुर में एक बार फिर चीता आह्वान को देखा गया। विजयपुर थाना क्षेत्र के पार्वती बड़ौदा गांव के पास क्वारी नदी के किनारे ये देखा गया।
ये नर चीता उवान, ये चीता जो पिछले रविवार को झार बड़ौदा गांव के पास खेत में दिखाई दिया था, ये वही चीता बताया जा रहा है। और रविवार के शाम ये खेत से निकलकर जंगल की ओर चला गया था, लेकिन अब ये पार्वती बड़ौदा गांव के पास नदी के किनारे पहुंच गया है। यहां वन अमला उस पर नजर बनाए हुए है, वन कर्मचारी चीते की सुरक्षा के लिए उस पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने ग्रामीणों को भी दूर ही रोक दिया है, जिससे कि चीता को कोई परेशानी ना हो या चीते की तरफ से ग्रामीणों पर कोई हमला ना किया जाए, क्योंकि बिल्ली प्रजाति के ये जानवर बहुत ही शर्मीले होते हैं और किसी को आसपास देखकर भड़ककर उस पर हमला भी कर सकते हैं और ग्रामीणों में भी दहशत है। तो वहीं चीता नदी किनारे चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, खेत में भी उवान देखा गया था। और खबर मुरैना से, जहां बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक खुद को शराब ठेकेदार बता रहे हैं और अवैध ठेके की शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं से बातचीत में ये कह रहे हैं, हम ठेका कैसे बंद कराएं, हम खुद शराब ठेकेदार हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता है। महिला ने मारपीट करेंगी, गिलास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर में बैठा के पिवा रहे हैं, कौन सा नियम है? तुम ठेकेदार है, कितने का लेते सर आपके? जी बताओ, कितने में ठेका वो सर आपको? कितने लेते सर आपके? कितने को ठेका वो? तो अरे जी तो जोरा में थोड़ी है सांकरा में। नहीं, जोरा में हम तो सांकरा ही कहना, जोरा में बिके, जोरा से मेरे को मतलब नहीं, हमारे गांव में नहीं बिके। तो ठेके तो बात ठेके पे जाके पूछो। एक तरफ सरकार प्रयास कर रही है कि शराब की दुकानों को कम किया जाए, शराब पीने की प्रवृत्ति को कम किया जाए, दूसरी तरफ इस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं। बहरहाल न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरेगांव रेंज के बनबगौद के दतैल हाथियों का दल पहुंचने की जानकारी मिल रही है। कोरेगांव रेंज के बनबगौद गांव में दतैल हाथियों का दल पहुंचा और 3 दतैल हाथियों के पहुंचने से लोगों में दहशत है। धान की फसल को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं और आसपास के 9 गांवों को अलर्ट किया गया और लोगों को जंगल नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। हाथियों की निगरानी वन विभाग कर रहा है और इस विषय को लेकर लगातार ग्रामीणों में भी दहशत है। हाथियों का जो झुंड है वहां पर दिखाई दिया, दतैल हाथी वहां पर दिखाई दिए हैं और ग्रामीणों में डर है। धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। आसपास के 9 गांवों को अलर्ट किया गया है और साथ ही लोगों को जंगल की ओर न जाने की सलाह दी गई है। चूंकि दतैल हाथियों का दल वहां घूम रहा है, ऐसे में कोई जनहानि न हो, इसके लिए वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि आप जंगल की ओर न जाएं। धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कोरेगांव रेंज के बनबगौद में दतैल हाथियों का दल है। दरअसल 3 हाथी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 3 वयस्क हाथी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये दतैल हाथियों को यहां से खदेड़ने का क्या कोई प्रयास किया गया? अभिषेक, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, ग्रामीण क्या कह रहे हैं, वन अमला क्या कह रहा है दतैल हाथियों के दल को लेकर? लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभिषेक तक। और चूंकि वन विभाग ने ग्रामीणों को तो अलर्ट कर दिया है, लेकिन हाथियों को गांव तक जाने से रोकने के लिए क्या कोशिश रहेगी, ये देखने का विषय रहेगा। 3 हाथियों के पहुंचने से लोगों में दहशत है। तीनों ही वयस्क हाथी हैं और धान की फसल को नुकसान हो रहा है इनके वहां से आने जाने पर ही। तो ऐसे में ग्रामीणों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे वन विभाग की तरफ से? इन हाथियों को वापस जंगल की तरफ खदेड़ने के लिए क्या किया जाएगा? और चूंकि आम लोगों को, ग्रामीणों को वन विभाग ने ये कहकर अलर्ट कर दिया है कि हाथियों का दल है, 3 हाथी वयस्क हैं उसमें, और ऐसे में उनसे बचाव के लिए आप जंगल की ओर न जाएं। लेकिन धान की फसल को नुकसान से कैसे बचाएंगे वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी? और लोगों को जंगल से कुछ लकड़ी या कुछ और लेने के लिए कई बार जाते देखा जाता रहा है। ऐसे में इस तरह की दुर्घटनाएं भी पहले हुई हैं, तो जंगल जाने से रोकने के लिए निर्देश यहां पर अधिकारियों के द्वारा दिए गए। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? वन विभाग कैसे प्रयास कर रहा है? ग्रामीणों में डर का माहौल है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी।
बिल्कुल आशीष, क्योंकि हाथी जहाँ जाते हैं वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जान बचाने की होती है लोगों के लिए। साथ ही साथ अभी गर्मी की फसल का धान खेतों में लहरा रहा है, तो हाथी इसे खाने की लालच में गांव की तरफ और खेतों की तरफ जरूर जाते हैं। जो धान खाते हैं उससे ज्यादा धान ये लोग बर्बाद कर देते हैं और किसानों की जो फसल है, पूरी मेहनत है, वो मिट्टी में मिल जाती है। वन विभाग की जहां तक बात है, वन विभाग सिर्फ अलर्ट कर रहा है लोगों को और सलाह दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि वो हाथियों से खुद को बचाएं, साथ ही साथ जंगलों की ओर जाने से बचें। लेकिन इससे नुकसान पर कहीं रोक नहीं लग रही। जो नुकसान हो रहा है वो हो ही रहा है। लगातार धमतरी में हाथियों के कारण लोगों की जान भी जा रही है और फसलों को भी बड़ा नुकसान। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और रतैल हाथियों से बचाव अभी तक ग्रामीणों के लिए एकमात्र उपाय है कि आप जंगल की ओर न जाएं। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक शिवराज कैबिनेट की होनी है, जिसको लेकर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो अब तक जानकारी मिली है वो आपको बता दें कि इसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है, जिसमें बुधली मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है और इसकी लागत करीब 714 करोड़ रुपए आने की जानकारी मिल रही है। पहले प्रदेश में बुधनी जो है ये ऐसा पहला तहसील मुख्यालय होगा जहां पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इसके अलावा सरकारी हेलीकॉप्टर बेचने पर भी फैसला हो सकता है। और आपको बता दें आज की बैठक जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल सूरत पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सूरत से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का भी दिल्ली विधानसभा आपकी जगह जमावड़ा यहां रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वहां पर मौजूद हैं और आज मोहन मरकाम ज्वाइन करेंगे। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक ले सकते हैं और इस बैठक में क्या आगे स्थिति रहेगी इस पर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें सूरत गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हैं और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत वहां पर पहले ही मौजूद हैं, जबकि आज प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी ज्वाइन करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि वहां पर इनके साथ बैठक कर सकते हैं। आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है। राहुल गांधी को सजा के ऐलान के खिलाफ क्या कुछ रणनीति रहेगी इस पर भी चर्चा हो सकती है और क्या कुछ विषय रह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेताओं के बीच चर्चा को लेकर, ये डिटेल्स आप तक आगे हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। ममता लांचेवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ममता, आज छत्तीसगढ़ के कई बड़े चेहरे सरकार में, मुख्यमंत्री और मंत्री भी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चर्चा कर सकते हैं दिल्ली में। विषय क्या कुछ रह सकते हैं, क्या कुछ है इनपुट्स अपने पास? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल सूरत गए थे राहुल गांधी के साथ में। वो चूंकि राहुल गांधी कल कोर्ट में रीअपील करने वाले थे उसके लिए, और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो कई बड़े लीडर्स जो हैं वो अभी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद है, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो रुके ही हुए हैं और मोहन मरकाम भी कल रात को दिल्ली रवाना हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आगे की जो रणनीति है राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता रद्द होने को लेकर, उस पर जो है वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि राहत जो है वो मिली हुई है, लेकिन उसके बाद भी क्या चीज़ें हो सकती है उसको लेकर बातचीत की जाएगी। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम चूंकि बड़े लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो आने वाले चुनाव में कैसे इसे इशू बनाया जा सकता है, एक बड़ा मुद्दा किस तरह से। और कांग्रेस पहले भी कह चुकी है कि अलग अलग मोर्चे पर वो लड़ाई लड़ेगी, कानूनी लड़ाई तो लड़ेगी लेकिन सड़क से सदन तक भी लड़ाई लड़ेगी। तो कैसे अलग अलग राज्यों में और जिलों में, और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ब्लॉक स्तर तक भी कैसे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने को लेकर बीजेपी को घेरा जा सकता है, इस पर खासतौर पर अगर हम बात करें तो रणनीति बनेगी। जी बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और मीटिंग में क्या कुछ विषय रहेंगे इस पर आगे और डिटेल्स आपसे आगे लेंगे। बढ़ते आगे आपको बता दें कि भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है कि 6 अप्रैल को बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में और प्रदेश भर में पार्टी कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर कई बड़े आयोजन होंगे। पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। स्थापना दिवस की तैयारियों की सीएम समीक्षा करेंगे और आज रात 7:30 बजे सीएम शिवराज एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें आगामी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस जो कि 6 अप्रैल रहता है, जिसका 43वां स्थापना दिवस इस 6 अप्रैल को मनाया जाएगा, इस पर क्या तैयारियां हैं इसकी समीक्षा करेंगे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शाम 7:30 बजे के करीब एक बैठक जिसे
शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे समीक्षा करने के लिए। और 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना 43वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में है। बूथ जीतो, चुनाव जीतो, बीजेपी का ये नारा चुनाव में जीत की गारंटी माना जाता है। और इसी मूल मंत्र की बदौलत रतलाम में पार्टी अब 5 सीटें जीतने की तैयारी में जुटी है। बीते विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब पार्टी इस हार से सबक लेकर 1295 बूथ्स पर मैनेजमेंट करने में जुटी हुई है। विधानसभा का नाम दिया, वहाँ पे ऑलरेडी एक एक विस्तारक और एक एक जिले से बाहर का व्यक्ति प्रभारी बनकर आ चुके हैं और लगातार उन विधानसभाओं में उनकी बैठक चल रही है। जो नीचे बूथ स्तर तक का काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बैठक लेकर प्रत्येक शक्ति केंद्र पर प्रत्येक बूथ पर बैठक करके उसकी तैयारी उन दोनों विधानसभा में चल रही है। और इसके साथ ही जो बची हुई 3 विधानसभाएं उनमें भी हम बूथ स्तर तक चल रहे हैं। अभी हमारा जो बूथ विस्तार अभियान चला है, इसके अंतर्गत हमने बूथ पर समिति बनाई है। बूथ पे 11 लोगों की 21 लोगों की समिति बनाई, उसके बाद पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। इन सब तैयारियों के साथ 1295 बूथों पर काम हुआ है पिछले 14 दिनों में। और जो बचे हुए काम है उसके लिए 5 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक विधायक, सांसद, जिले का पदाधिकारी, प्रत्येक व्यक्ति 5 तारीख के दिन उन बूथ पर जाएगा जिस बूथ पर काम बाकी है। वहीं बीजेपी की इन तैयारियों पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस निश्चित रूप से जिले में अपनी सीटों में बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से अंतर्कलह में डूबी हुई है। आपसी मतभेद और टिकट को लेकर उम्मीदवार आपस में ही लड़ रहे हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा। 5 सीट तो भारतीय जनता पार्टी रतलाम जिले में जीत नहीं सकती है, क्योंकि पूरे जिले में अंतर्कलह में डूबी हुई है। आपसी मतभेद और जिस तरीके की लड़ाइयों में चल रहे हैं, एक दूसरे जो उम्मीदवार है वो एक दूसरे से अभी से ही टिकट को लेकर लड़ रहे हैं। ग्रामीण की स्थिति आप देख ही रहे हैं, हम 5000 से हारे थे और ग्रामीण की आज की स्थिति आप सभी लोगों के सामने है कि वहाँ कितना अंतर विरोध है और कितना विरोध चल रहा है। जावरा के अंदर मात्र 500 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। तो इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 5 जीते सीट जीतना तो उनके लिए नामुमकिन है। पर हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस की 2 सीटें हैं और उसमें कांग्रेस निश्चित रूप से जिले में अपनी सीटों में बढ़ोतरी करेगी। फिलहाल बीजेपी भले ही चुनावी तैयारियों में कांग्रेस से कहीं आगे दिखाई दे रही है, लेकिन बीते 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का डर बीजेपी को भी सता रहा है। ऐसे में मतदाता किस पार्टी को अपना सिरमौर चुनती है, इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। रतलाम से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर जैन की रिपोर्ट। और एक ब्रेक, बहुत जल्द लौटते ब्रेक के बाद।